हेलो गाइज, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टरी। सो इस वीडियो में हम पार्ट 2 की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 हमने कवर कर लिया। होप सो आपने वो वीडियोस देख रखी होगी, नोट्स बना लिया होगा और बेसिक टर्मिनोलॉजी की नॉलेज हो गई होगी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जिसमें इंक्लूडेड हर एक वो टॉपिक कवर किया, जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल की नॉलेज थी, बेसिक नॉलेज थी, वोल्टेज क्या था, करंट क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, ओम्स लॉ क्या था। जो बेस जो मेन पार्ट था हमने कवर कर लिए थे, उसमें हमने क्वेश्चंस भी देख लिया था। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, घरों के अंदर जो सर्किट्स लगे हुए हैं वो किस कॉम्बिनेशन से जुड़े होते हैं, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, पावर क्या होता है, ठीक है ना। इस सब के बारे में हम देखेंगे और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सो बेसिकली पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है क्या। बहुत बेसिक सा बात है। रजिस्टर तो आप ऑलरेडी जानते हो क्या है रजिस्टर। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर इज अ कंपोनेंट और अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन अ सर्किट टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है ना, यही काम रहेगा उसका, करंट की वैल्यूज को कम या ज्यादा करना, ठीक है ना। यानी कि हमें ज्यादा चाहिए तो मतलब उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। तो कह रहा कॉम्बिनेशन कैसे टाइप के हो सकते हैं। तो जनरली जो कॉम्बिनेशन है ना वो टू टाइप का बनता है। जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है ना वो जनरली टू टाइप का बनता है। एक क्या होता है कि आप क्या कर दो, सीरीज में लगा दो। दूसरा क्या होता है कि आप क्या कर दो कि पैरेलल में लगा दो, सीरीज में लगा दो या फिर पैरेलल में लगा दो। सीरीज का मतलब क्या है कि जो रजिस्टर है वो वन बाय वन एंड टू एंड कनेक्टेड हो जाएंगे। यानी कि रजिस्टर जो है एक, दो, थ्री, यानी कि जैसे वन टू थ्री रजिस्टर्स लगे जा रहे हैं। हमने कह दिया कि R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इसको क्या बोला जाएगा कि एक टू एक, यानी कि वन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है, और इसी एंड पे R2 वाले का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है, इसी एंड पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, नेक्स्ट वाले का एंड पॉइंट है। यानी मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा सीरीज में लगते चले जाएंगे रजिस्टर, ये हमारे क्या कहलाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। वेन जब रजिस्टर पैरेलल लगते चले जाएंगे, यानी कि वन, टू, थ्री पैरेलल लगते चले जाएंगे, तो इनको क्या बोलोगे आप, इनको क्या बोलोगे आप, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यानी रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं। यानी कि इनिशियल साइड में जुड़ जाएगा, फाइनल साइड में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है, मटेरियल की जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है वो एनफ नहीं होती अपोज करने के लिए करंट को, या फिर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो एनफ नहीं होता, तो मुझे एक से ज्यादा रेजिस्टर लगाने पड़ते हैं, दो लगाने पड़ते हैं, तीन लगाने पड़ते हैं, चार लगाने पड़ते हैं। जिससे ज्यादा रेजिस्टर लगाने पड़ते हैं तो किस तरीके से वो रजिस्टर लगेंगे, क्या वो सीरीज में लगेंगे, क्या वो पैरेलल में लगेंगे, वो डिपेंड करता है कि कैसा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है क्या, जहां पे रजिस्टर मल्टीपल रजिस्टर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे के एंड पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे के एंड पॉइंट से कनेक्टेड हो रहा है, तो मींस आप सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हो। जब एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, मींस आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे कि कैसे इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है ना। तो सोचो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि हमने एक सर्किट डायग्राम बना दिया। यहाँ पे वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है कि पावर सप्लाई यहाँ से निकली और यहाँ से करंट की सप्लाई जानी स्टार्ट हुई, ठीक है। ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, दिस वन विल बी द करंट, ठीक है ना, ये सही है। दिस विल बी द करंट, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा। सब में यानी जितने भी ये रेजिस्टेंस है सब में सेम दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि पावर सप्लाई एक है, ठीक है ना। और पावर सप्लाई से जो मेथड यानी जिस वायर से पावर सप्लाई जा रही है वो भी क्या है, एक ही है। तो जब पावर सप्लाई यानी वायर जब एक ही होता है, जब एक ही वायर है तो अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो सब में क्या मिलेगा, मुझे सेम मिलेगा, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है कि सपोज करो कि एक टंकी है, एक टंकी बहुत पानी की टंकी है, उससे आपने नल लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, पाइप लगा के नल लगा दिया। तो आपने अब पाइप लगा दिया है, अब जस्ट पानी ओपन किया तो पानी पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है, पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है वो थ्रू आउट यानी स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक सेम ही जाएगा ना। यानी कि जो यहाँ से शुरू होगा पानी फ्लो होना वो एंड पे भी तो सेम ही अमाउंट फ्लो होगा ना, जब तक कि बीच में कोई डाइवर्जन ना आ जाए।
अब कोई डाइवर्जन दे दो तो केस अलग है, अगर कोई डाइवर्जन नहीं है तो बीच में सारा कुछ सेम जाएगा ना, भले बीच में कुछ अपोजिंग मिल जाए, रेजिस्टेंस मिल जाए, कुछ कंक्रीट डाल दो, कुछ पत्थर डाल दो, कुछ भी अपोज करा लो, वो अपोजिंग अमाउंट तो नहीं बदल देगा ना, यानी कितना पानी आ रहा है वो तो नहीं बदल देगा ना। हमारी बात यहाँ पे वही है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, जितना करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, वो सेम पाइपलाइन से जा रहा है, तो थ्रू आउट द करंट का हुआ सेम होगा, यानी करंट यहाँ पे भी आई है, आई है, सब पे करंट का मिलेगा, आई मिलेगा। यहाँ पे R1 R2 R3 क्या है, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वोल्टेज सबके अलग होंगे क्योंकि ये वाला अप्लाई वाला रेजिस्टेंस कुछ अलग वोल्टेज एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला डिफरेंट वोल्टेज एक्सपीरियंस करेगा, और ये वाला डिफरेंट वोल्टेज एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, ये बात समझ गए। तो अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, ओम्स लॉ की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ की बात करूं, तो ओम्स लॉ कहता क्या है कि भाई जो V होता है ना, वो I इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है, सही बात। अगर मैं कहूं कि V1 जो होगा ना, वो I1 इंटू आर वन के बराबर होगा, ओम्स लॉ मैं कुछ समझ नहीं, बस ऐसे ही बस वर्ड लिख रहा हूं। अगर मैं V2 बोलूं तो क्या होगा, I2 इंटू आर टू के बराबर होगा, वेरी गुड, ठीक है ना। अगर मैं V3 कहूं तो वो क्या होगा, I3 इंटू आर थ्री के बराबर होगा, बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पे बात कही गई कि जो वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है वो 3 जगह डिवाइड हो जा रहा है, V1 V2 V3, ये V 3 जगह डिवाइड हो रहा है, ये V यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यही V यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यही V यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है, ठीक है ना, तीनों जगह डिवाइड हो रहा है। और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे I1 रहा होगा, जो यहाँ पे I2 रहा होगा, जो यहाँ पे I3 रहा होगा, यानी कि जो I1 रहा होगा, जो I2 रहा होगा, और जो I3 रहा होगा, ये तीनों इक्वल है किसके, I के, बिल्कुल बात है, सब में करंट क्या है, सेम है। तो अगर मैं इसकी बात कहूं तो V की जगह पर मैं अगर ये रखूं, V की जगह पे अगर मैं ये रखूं, ठीक है ना, यानी कि I इंटू आर, V1 की जगह पे क्या लिखूं, I, अब क्या है, I सेम है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको हटा देता हूं मैं, इसको ये लिख सकता हूं, कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसको ये लिख सकता हूं क्या, I इंटू आर वन, क्या इसको लिख सकता हूँ मैं आई इंटू आर टू, क्या इसको लिख सकता हूँ मैं आई इंटू आर थ्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 की जगह क्या हो जाएगा, आई इंटू आर वन, V2 की जगह क्या हो जाएगा, आई इंटू आर टू, V3 की जगह क्या हो जाएगा, आई इंटू आर थ्री। सब में आई कॉमन मिल रहा है तो आई को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी यहां से एक बात समझ आई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस लगते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस लगते हैं ना, तो वो सारे रजिस्टर आपस में सम हो जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, वो सारे रेजिस्टेंस आपस में सम हो जाते हैं किसके लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, ये बात समझ आ गई, यानी कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से जितने भी रेजिस्टेंस लगा जा सकते हो कि R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस I पे 6 7 8 जितना है उतना लगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पैरेलल पे आते हैं, पैरेलल में क्या होगा कि वोल्टेज है, यहाँ से करंट निकला जैसे करंट यहाँ पे पहुंचा, जैसे करंट यहाँ पे पहुंचा, 3 जगह डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया I1, यहाँ पे क्या हो गया I2, यहाँ पे क्या हो गया I3, 3 जगह डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब ये I1 आया तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे I1, यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे I2, यहाँ पे भी क्या मिलेगा I3। अब ये तीनों आपस में जुड़ गए इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर से क्या मिल जाएगा मुझे I, और I क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात बहुत बेसिक सी थी कि प्लस से आया, यानी कि यहाँ से वही पानी वाला सप्लाई, मान लो पानी की सप्लाई यहाँ से गई, और यहाँ पे देखा कि पानी की 3 पाइप डिवाइडेड है, तो यहाँ पे भी कुछ पानी चला जाएगा, यहाँ पे कुछ पानी चला जाएगा, यहाँ पे कुछ पानी चला जाएगा, तीनों में अलग अलग पानी चले जाएंगे, इन सबको हम यहाँ से फिर से जुड़ के यहाँ पे एक करंट मिल जाएगा, I मिल जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना। वोल्टेज यानी कि जब पैरेलल होता है ना, तो नोड सेम है, यानी कि यहाँ से वोल्टेज गया, ये वायर सेम जा रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज सेम मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, उसमें भी इन सीरीज करंट आर सेम, यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेलल वोल्टेज आर सेम, वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे, वोल्टेज सेम होंगे, ठीक है ना। और अगेन कहानी वही है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि I इज इक्वल टू V बाई आर,
क्या मैं ये कह सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू V1 बाई R1? क्या मैं ये कह सकता हूं I2 इज इक्वल टू V2 बाई R2? क्या मैं ये कह सकता हूं I3 इज इक्वल टू V3 अपॉन R3? ठीक है ना। अगर चेंज की बात करी जाए तो क्या मैं इसको इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, V सब में सेम है तो V बाई R1? क्या मैं ये लिख सकता हूं V बाई R2? अरे यार, लिख सकता हूँ V अपॉन R2, इसको लिख सकता हूँ मैं V अपॉन R3। ठीक है, यहाँ पे सेम करंट 3 जगह बटे हुए हैं, सेम करंट 3 जगह बटे हुए हैं, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ मैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I की जगह हमने क्या लिखा V बाई R, I1 की जगह क्या लिखा हमने V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, ये V कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 अपॉन R, ये R पैरेलल इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या सो इन सीरीज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वो इंडिविजुअली सम हो जाएगा किसके लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। इन पैरेलल उसके रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा किसके लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है ना, आई थिंक ये बात समझ आ गई सीरीज और पैरेलल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सीरीज और पैरेलल के तो समझ गया कि सीरीज में कैसे रेजिस्टेंस निकलते हैं, पैरेलल में कैसे रेजिस्टेंस निकलते हैं, ये भी निकल गया। ठीक है ना, ये बात भी याद रखना कि इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस, याद रखना कि सीरीज की बात करते हैं, टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप पैरेलल की बात करते हो तो लिखेगा टोटल रेजिस्टेंस is always smaller than the individual resistance। ठीक है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ x एंड y। फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, इस x और y को आप टर्मिनल मान लो, वोल्टेज टर्मिनल। यहां से मान लो करंट फ्लो हुआ, I गया, इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2। ठीक है, याद रखना कि करंट डिफरेंट है तो पैरेलल, करंट सेम है तो सीरीज, करंट डिफरेंट है तो पैरेलल, करंट सेम है तो सीरीज। यानी याद रखना है आपको कि अगर आपने 3 रेजिस्टेंस देखे, 1 2 3 4 ऐसे करके रेजिस्टेंस देखे, अब देखें कि तीनों में करंट सेम जा रहा है तो कैसे रेजिस्टेंस है, वो सीरीज है। अगर आपने ऐसे 3 रेजिस्टेंस देखे और तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है तो कैसे रेजिस्टेंस है, वो पैरेलल में। ये बात पहले एकदम क्लियर है। ठीक है ना, या फिर ऐसा है कि अगर आपको रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहा है तो मानेंगे उसमें करंट कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। अगर आपको रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखेगा तो आप मानेंगे कि उसमें रेजिस्टेंस कैसे जा रहा है, उसमें करंट कैसे जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। ठीक है ना, क्या समझ गया कि I1 I2 3 जाएगा, यानी कि दोनों में करंट क्या है, अलग अलग है, तो मतलब ये कैसे है पैरेलल में। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, R1 का वैल्यू क्या है 3, 1 अपॉन R2, R2 का वैल्यू क्या है 6। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी क्या लिखेंगे इसको हम 3 अपॉन 6, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से मैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या कह सकता हूँ 2। ठीक, बहुत बेसिक सी बात, करंट अलग अलग मतलब इस पे करंट अलग, इसमें करंट अलग, दोनों करंट अलग अलग है, मतलब क्या है पैरेलल में। तो 1 अपॉन और 3 1 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 6 हमने करके हमने आर करंट निकाल दिया। यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ से करंट क्या निकला आई, यहाँ पर पहुंचते ही यहाँ पे करंट चला जाएगा क्या I1, यहाँ पे करंट क्या चला जाएगा I2। अब देखा हमने I2 है, ये सेम जा रहा है तो ये भी I2 हो जाएगा, ये सेम जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 मिल जाएगा।
ये I1 यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा I1, कंबाइन होकर यहाँ से फिर से क्या निकल जाएगा I बाहर निकल जाएगा। तो क्या दिखा मुझे कि यहाँ से 8 और 8 ये जोन में करंट कैसा जा रहा है, 8 का जा रहा था और यहाँ पे करंट जा रहा था I1 का जा रहा था। तो मतलब यहाँ पे करंट सेम जा रहा है तो ये सीरीज में होंगे, बाकी से क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम R सीरीज इक्वल टू क्या है, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। उसके बाद दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 16। एलसीएम से लेके क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 16। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 से 8 हो गया तो 8 ओम की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आसान सा है, बहुत आसान सा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगेन वही काम, फिर से वही करो। एक्स से निकला करंट आई, इस पॉइंट पे आया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 में, यहाँ पे डिवाइड हो गया क्या, I2 में। यहाँ से I1 जा रहा था, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, I1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, I2 मिलेगा। I1 I2 जुड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। क्या देखा मुझे कि यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है, मतलब 12 और 4 क्या है आपस में, पैरेलल है। ठीक है ना, तो 1 अपॉन आर पैरेलल निकालना हो तो 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 4। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, यहाँ हो जाएगा 1, 3, यहाँ हो जाएगा क्या, 4/12, काटा जाए 3 हो जाएगा। तो आर पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ओम, और आर टोटल में क्या हो जाएगा, ये 3 है और ये 3 आ गया, तो 3 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा, 6 ओम। आसान, ठीक है ना। यहाँ पे निकालने के लिए देखते हैं, x हो गया, y हो गया, यहाँ से 4 और 2, फिर यहाँ से 2 and 4, यानी यहाँ पे करंट निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा I1, यहाँ पे हो जाएगा क्या, I2। ठीक है, I1 निकला, यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे, I1, यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे, I1। यहाँ से I2 निकला, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, I2, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, I2 जुड़ के यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे I के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे I के बराबर हो गया कुछ इस तरीके से। तो दिखा मुझे क्या, I1 और I1 सेम है, तो यहाँ पे लिखा हमने R सीरीज 1, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 4 + 2 = 6। फिर हमने देखा R सीरीज 2 की वैल्यू क्या है, 2 + 10 = क्या हो गया, 12। दोनों आपस में पैरेलल है, तो 1 अपॉन आर यानी आर टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 + 1/12। एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, 12, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 1 यानी कि 3/12, और यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 4। होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल कहानी ओके है। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल के बता दो। ठीक है, फिर से वही काम करते हैं। एक्स पे सोर्स है तो हमने बोल दिया आई, इस पॉइंट पे 3 जंक्शन में जा रहा है, 1 2 3। तो हमने कह दिया ये जंक्शन कैसा है, I1 का, ये कैसा है, I2 का, ये कैसा है, I3 का। I1 गया, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, I1, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, I1, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, I3, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, I2, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, I2, I3, I2, I1 फिर से मिल गया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, I। ठीक है, तो अगर मुझे सीरीज निकालना हुआ तो 8 + 4 यानी I1 सब में करंट है, 8 + 4 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम R सीरीज का फर्स्ट वाला पार्ट 8 + 4 = 12 ओम। फिर हम R सीरीज का सेकेंड वाला पार्ट देखें तो 4 + 8 यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 12 ओम। ठीक है, यानी ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और बाकी भी क्या है हमारा, 12 है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। 12 एलसीएम हो गया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12, यहाँ पे क्या जाएगा, 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 3/12, यानी यहाँ हो जाएगा 4, यानी आर इक्विवेलेंट या आर टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, यानी नीचे जो नेटवर्क दिया गया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, चलो फिर से वही काम, यहाँ से करंट निकालते हैं आई, यहाँ पे भी करंट क्या होगा, आई, क्योंकि सेम चीज है। इस पॉइंट पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, I1, यहाँ पे क्या हो गया, I2। I1 निकल के आया, यहाँ पे भी क्या हो गया, I1,
I2 निकल के आया, यहाँ पे क्या था आपका I2 कंबाइन हो गया, फिर से क्या बच गया मेरे पास I। तो क्या दिखा, ये I1 है I2 है, यहाँ पे I1 और यहाँ पे क्या है I2 है, तो दोनों आपस में क्या मिलेंगे, पैरेलल मिलेंगे। तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, 10 एलसीएम हो जाएगा तो 2/10, यानी कि r पैरेलल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है ना, यहाँ पे r पैरेलल 5 है, सीरीज 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 सब 5 में है, तो मिल जाएगा मुझे क्या, r टोटल इज इक्वल टू r1 प्लस rp प्लस r4। सब 5 है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी r टोटल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 15 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, हम लोग लगा कि अभी अभी जस्ट सेम हमने ये वाला किया था, उसी के बेस पे क्वेश्चन है, ये आपको करना कि ये क्या आपका है, क्या HW होमवर्क। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर, अगर हमारे पास 4 आइडेंटिकल रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, सबका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम है, आर द फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट as the given the effective resistance RS and then connected to the parallel so that is given resistance to the RP। कह रहा है इनका रेशियो क्या होगा, कह रहा है 4 रेजिस्टेंस है, क्या वैल्यू 8 ओम के बराबर है। ठीक है ना, 4 रेजिस्टेंस 8 ओम के बराबर है। ठीक है, कह रहा सीरीज में लगाया गया, RS सीरीज में लगाया गया, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 32 ओम के बराबर होगा। कह रहा पैरेलल हो गया, 1/r पैरेलल, क्या हो जाएगा 1/8 1/8 1/8 1/8, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 4/8 यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओम के बराबर। ठीक है ना, 4/8 यानी 1/2 के बराबर। ठीक है, तो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम के बराबर। क्या चाहिए मुझे, RS अपॉन RP चाहिए, तो RS की वैल्यू कितनी है 32, RP की वैल्यू कितनी है 2, हो जाएगा क्या 16 ओम, यानी कि वो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्टेड। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन मेट यूजिंग 4 ओम रजिस्टर्स, मैक्सिमम ये याद रखना कि जब रजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। ठीक है ना, तो मुझे ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो R सीरीज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो R सीरीज इक्वल टू हो जाएगा 8 ओम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट A1 और 2 करके दिया गया है, RS एंड RP करके रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग VI ग्राफ इज करेक्टली लेबल्ड, करेक्टली कौन से लेबल्ड है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि RS इज ग्रेटर देन द RP, यानी RS में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है किससे, RP के थ्रू। ठीक है, ये भी हम जानते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि स्लोप अगर ज्यादा है, तो स्लोप अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की भी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यहां से देखा जाए तो दिस इज स्लोप 1, यहां से देखा जाए कि स्लोप 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्लोप 2 इज ग्रेटर देन स्लोप 1। स्लोप 2 की वैल्यू कितनी है, RS की है, इज ग्रेटर देन RP। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी काम सेम होगा। यहाँ पे क्या आपके पास स्लोप 1, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास स्लोप 2। स्लोप 2 इज ग्रेटर देन स्लोप 1। स्लोप 2 किससे रिलेटेड है, RP से। स्लोप 1 किससे रिलेटेड है, RS से। और ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये करेक्ट है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर each of resistance 4 ohm so that the combination has a resistance of 6 ohm। कह रहा कि 3 रजिस्टर्स हैं, 3 क्या है, रजिस्टर्स हैं। कह रहा हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, सबका रेजिस्टेंस क्या है, सबका रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। ठीक है ना, कह रहा कि क्या होना चाहिए, R
टोटल की वैल्यू ना वो कितनी आनी चाहिए, आर टोटल की वैल्यू ना कितनी आनी चाहिए, आर टोटल की वैल्यू ना कितनी आनी चाहिए, 6 ओम आनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट। कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आर एस सीरीज में लगाते हैं, तो क्या होगा 4 + 4 + 4 यानी हो जाएगा 12 ओम, जो कि नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम आर पैरेलल में लगाते हैं तो 1/rp = 1/4 + 1/4 + 1/4, ये क्या आ जाएगा 3/4, जो कि नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, दो पैरेलल यानी क्या करते हैं, 2 पैरेलल एंड 1 सीरीज में लगाते हैं, यानी क्या 1 रेजिस्टेंस, यानी क्या 2 रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस लाइक दैट। इसकी वैल्यू कितनी है 4 4 4। ठीक है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा आर पैरेलल 1/4 + 1/4, ये क्या हो जाएगा 2/4, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यानी आर पैरेलल की वैल्यू कितनी हो गई 2 ओम। ठीक है, तो यहां से अब अगर मैं आर टोटल निकालूं तो क्या हो जाएगा 2 + 4 यानी कितना हो जाएगा 6 ओम, जो कि करेक्टेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। So how would you connect 3 resistor, each of resistance 6, combination will be 9। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन पिछला जैसा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब आते हैं तो क्या, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज क्या है, कह रहा है कि इफ वन डिवाइस फेल, क्या फेल, सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या, कि आप ऐसे बल्ब एक लगा रहे हो, दूसरा बल्ब लगा रहे हो, तीसरा बल्ब लगा रहे हो, चौथा, यानी कि सारे बल्ब कैसे लगा रहे हो, सीरीज में लगा रहे हो। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि अगर ये फॉल हुआ, ये फॉल हुआ तो सारे ही फॉल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये फॉल हुआ तो सारे ही फॉल हो गए। ये वोल्टेज लेगा, ये वोल्टेज अलग लेगा, ये वोल्टेज अलग लेगा, ये वोल्टेज अलग लेगा। ठीक है ना, सारे वोल्टेज क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे, तो पावर भी अच्छे जनरेट नहीं हो पाएगा, मतलब अच्छे से ग्लो भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, यानी कह रहा है if one device fails all other device in that series will not work। ठीक है ना, will not work, सही बात है। क्या डिवाइस ऑफ डिफरेंट टाइप नीड डिफरेंट करंट, यानी कि जितने भी डिफरेंट है सबको अलग अलग करंट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अ बल्ब एंड अ हीटर नीड डिफरेंट करंट, यानी बल्ब को अलग हीट चाहिए, करंट चाहिए, और हीटर को अलग करंट चाहिए। एंड कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कैन डन विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला ज्यादा पावर ले रहा है, अगला कम ले रहा है, अगला और कम ले रहा है, अगला कम। यानी कि अगर मैं हीटर कहीं और जगह पे लगाऊंगा ना, तो उसको वो डिजायर्ड करंट नहीं मिल पाएगा, जो करंट एक्चुअली में उसको चाहिए होता है। ठीक है ना, इस वजह से हम क्या नहीं लगाते, सीरीज में नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, हम पैरेलल लगाते हैं। हाउस होल्ड की सर्किट है कैसी, वो कह रहा है हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों, क्योंकि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम, सब में वोल्टेज क्या मिलेगा मुझे, सेम मिलेगा। बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच इज डिफरेंट होनी चाहिए मुझे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज लो एज कंपेयर टू द सीरीज, यानी कह रहा है कि नेट रेजिस्टेंस लो होता है, किसके से लो होता है, सीरीज से लो होता है। ठीक है, नेट वाला सीरीज से लो होता है। ठीक है ना, थर्ड कह रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ डिवाइस इंडिपेंडेंटली बट नॉट इन सीरीज। यस, वेरी गुड। यानी क्या स्विच ऑन एंड ऑफ, स्विच ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया। ठीक है ना, इन सबको हमने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब स्विच से कनेक्ट किया है, तो जो मैं स्विच ऑन करूंगा, जो वाला ऑन करूंगा बस वही बल्ब जलेगा ना, जिसको मैं ऑन नहीं कर रहा हूं। अगर मैं किसी चीज को ऑन नहीं कर रहा हूं तो ये बल्ब जल थोड़ा जाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में हम क्या लगाते हैं, इसको इंडिपेंडेंट लगा सकते हैं। करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्क नॉर्मली। यानी कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है स्टॉप कर दे रहा है, वर्क करने क्या कर रहा है, स्टॉप कर दे रहा है ड्यू टू द सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप मूव वर्किंग प्रॉपर्ली। यानी एक खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो हाउस होल्ड पैरेलल लगाता है, क्यों लगाता है, क्योंकि वोल्टेज सब में सेम मिलते हैं, हर एक बल्ब हो गया, हर एक अप्लायंसेस को सेम पावर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम करंट भी जाएगा। कह रहा है कि नेट रेजिस्टेंस जो होता है ना पैरेलल में, वो कम होता है कंपेयर टू द सीरीज वन। ये बात भी सही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। कह रहा है
कि इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू, क्या निकालना है मुझे, सबसे पहले निकालना है टोटल रेजिस्टेंस आर, टोटल निकालना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द अमीटर यानी कि आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं। वी दिया हुआ है, ठीक, यहां से पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के लिए करंट का फ्लो माना, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा है आई, यहाँ पे क्या करंट फ्लो हो रहा है आई, ये पॉइंट मिल गया ज्वाइंट, तो करंट अलग अलग हो जाएंगे, I1 I2 सेम ज्वाइंट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2, सेम यहाँ पे भी क्या मिलेगा I2, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे I1, ठीक है ना, I2 I1 फिर से ज्वाइंट हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा I, और यहाँ पे हो जाएगा I। इससे हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करा देना है सर्किट के अंदर। अब जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तब देखना है कि कहाँ कहाँ पे करंट सेम है, तो यहाँ दोनों जगह क्या है करंट सेम है, तो 10 और 50 क्या मिल जाएगा मुझे, 10 और 50 क्या मिल जाएगा मुझे सीरीज में मिल जाएगा, और बाकी 50 एंड 30 क्या मिल जाएगा मुझे पैरेलल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो निकालते हैं आर सीरीज 10 प्लस 50, तो आर सीरीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 ओम। ठीक है ना, अब निकालते हैं 1 अपॉन आर टोटल, आर टोटल के लिए 1 अपॉन 60 यानी सीरीज वाला प्लस 1 अपॉन 30 यानी कि जो था, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 60, यहाँ से कट के 1 हो जाएगा, यहाँ से कट के क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो मिल जाएगा क्या 3/60, यहाँ से कट जाएगा क्या 20, यानी आर टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 ओम। आर टोटल की वैल्यू 20 ओम। कैसे निकाला, कैसे निकाला, बहुत आसान था कि इन दोनों करंट में इसकी और इसकी वैल्यू, ये दोनों क्या थी मेरे लिए सीरीज थी, क्यों, क्योंकि करंट क्या था सेम था, करंट सेम था तो दोनों वैल्यू क्या थी सीरीज, सीरीज थी तो डायरेक्ट दोनों को सम कर दिया 10 प्लस 50 60 ओम। अब ये वाला जो करंट I2 है और ये वाला करंट I1 है, I2 एंड I1 दोनों आपस में क्या है पैरेलल में है, तो 1/60 प्लस 1/30 निकाला और 20 ओम हमें इक्विवेलेंट मिल गया। ठीक है, अब R की वैल्यू 20 आ गई, V की वैल्यू 6 है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R कर सकते हैं, I की वैल्यू निकालने के लिए V बाई R कर सकते हैं, V की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 20 है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 3 जाएगा, 2 से 10 जाएगा, तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.3 एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल ओके है, आगे बढ़ो। कह रहा फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम, करंट बता देना है। ठीक है ना, अगेन यहाँ से हो जाएगा क्या करंट I, यहाँ पे क्या हो जाएगा करंट I, यहाँ पे क्या मिलेगा करंट I, और इस पॉइंट से आते ही दो जगह डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा I1 और दूसरा हो जाएगा क्या I2। अब I1 यहाँ पे जाएगा तो क्या मिलेगा I1 देगा, यहाँ पे भी आएगा तो क्या होगा I1 देगा, ये क्या आएगा I2 देगा, कंबाइन होकर क्या मिल जाएगा I, यहाँ से भी I और यहाँ पे भी I, मुझे करंट वापस मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखना मुझे करंट सेम कहाँ है करंट डिफरेंट कहाँ है, तो देखिए मुझे कि इन दोनों में करंट क्या है I1 है, तो R सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 ओम। 12 हो गया, अब 6 के साथ क्या है पैरेलल में है। ठीक है, तो 1 अपॉन R पैरेलल 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6, 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि 3/12 हो जाएगा 4, यानी R पैरेलल की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। ठीक है, अब यहां से मुझे अगर निकालना हो R टोटल, तो क्या है यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 3, क्या मतलब ये जो पूरा था, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या निकाली 4 निकाल दी। ठीक है ना, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या निकाल दी 4 निकाल दी, किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या निकाल दी 4 निकाल दी। अब वो 4 हो गया, बीच में इधर 3 था, तो इनको ऐड किया जाएगा, तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 ओम के बराबर। अब वैल्यू 10 हो चुकी है, यानी R की वैल्यू क्या हो गई 10, V की वैल्यू क्या हो गई 4.5, तो I की वैल्यू निकालना हो तो V बाई R। ठीक है ना, V की वैल्यू कितनी हो गई 4.5, R की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.45 एम्पियर।
ठीक है ना, आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग ऑफ अ बैटरी 4 1.5 वोल्ट सेल, 5 ohm resistor and 10 ohm resistor and a 15 ohm resistor and a plug key, all are connected in series. Now electric current passing through a circuit हमें बताना है, potential difference across the 10 ohm resistor हमें बताना है। ठीक है, तो पहले सर्किट बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या कि 5 ohm resistor, 10 ohm resistor and 15 ohm resistors, 4 cell resistor connected in series, सब सीरीज में कनेक्टेड है। चलो ठीक है, लगाओ 1 resistor, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर। 1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, देन कितना है 10 ओम, देन कितना है 15 ओम। सब कनेक्टेड हैं बैटरी से, 1 बैटरी, 2 सेल, 3 सेल एंड 4 सेल। और क्या लगाया है इसके अंदर, एक की लगाया गया है, की लगा दो यहाँ पे। ठीक है, कुछ ये हमारे पास सप्लाईज है, प्लस माइनस 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से करंट आई गया, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट आई गया, यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई ही होगा और रिटर्न आई वापस आ जाएगा। ठीक है, कुछ ये चीजें हैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, यानी आई की वैल्यू बता दो यहाँ पे। तो आई के लिए हमें क्या चाहिए, आर और वी दोनों चाहिए। ठीक है, तो वी देखा जाए, वी की वैल्यू है क्या 1.5, 1.5, 1.5, 1.8, यानी क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, आर एस टोटल की वैल्यू क्या है 5 प्लस 10 प्लस 15, 15 प्लस 15 30, यानी आर की वैल्यू कितनी है 30 ओम। आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर। वी की वैल्यू कितनी है 6, आर की वैल्यू कितनी है 30, 5 यानी क्या हो जाएगा 1/5, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 एम्पियर। कर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर, यानी कि 10 ओम रजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो यहां पे हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक है ना, यानी कि इस ये वाला जो V है उसकी क्या रीडिंग है। ठीक है ना, V की रीडिंग निकालने के लिए कुछ फिगर आउट करते हैं। यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है। ठीक है ना, I की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, V की वैल्यू निकाल सकते हैं। I की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, V बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। ठीक है ना, कि अगर मुझे निकालना है V अक्रॉस द 10 ओम, तो क्या हो जाएगा I इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी पता है मुझे, अभी निकाला 0.2, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो वी 10 कितना रिप्रेजेंट करेगा 2 वोल्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, तो चलो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं एक और टॉपिक पे जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, पावर क्या है, पावर समझते हैं क्या है। पावर कह रहा है कि ये बात बोल रहा है पावर के अंदर कि वर्क डन, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ना पर यूनिट में कितना काम कर रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, और रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कह रहा है जिस रेट पे काम हो या जिस रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे वर्क डन कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है ना, वो वर्क डन अपॉन में टाइम के बराबर होगा, यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम के बराबर होगा। यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
क्या बोला मैंने फिर सुनो भी कि वर्क यानी कि पावर क्या है, एक कोई अप्लायंसेस है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम में यानी 1 घंटे में कितना काम किया, 2 घंटे में कितना काम किया, 3 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड किया, तो ये सब क्या कहलाया जाएगा, पावर कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहा है, वह हमारा क्या कहला रहा है, पावर। ठीक है ना। यहां से एक चीज याद रखिएगा कि पावर की वैल्यू वोल्ट अपॉन टी, और यहीं से एनर्जी की वैल्यू भी याद रखना, पावर इनटू टाइम होता है। एनर्जी की फॉर्मूला भी याद रखना कि पावर इनटू टाइम होता है, जहां पे पावर वॉट के अंदर होता है। ठीक है ना, पावर वॉट के अंदर होता है और टाइम आपका सेकंड के अंदर होता है। ठीक है, टाइम आपका सेकंड के अंदर होता है। ठीक है, इसीलिए यूनिट कही जाती है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जूल पर सेकंड इनवर्स। जूल सेकंड इनवर्स और जूल पर सेकंड, या इसको कहते हैं क्या हम, वॉट। ठीक है, यानी वॉट की वैल्यू बोला जाए तो जूल पर सेकंड और जूल सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ठीक है। दिस इज पावर। व्हाट इज पावर? कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कुछ पर्टिकुलर टाइम में यानी यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रिलेशन ऑफ पावर ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यानी कि जो पावर का रिलेशन है ना, रिलेशन ऑफ पावर विद वोल्टेज विद करंट। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि जो मेरा पावर है वो क्या है, W बाई टी के बराबर है। ठीक है, हमने ये जाना, और हमने बहुत पहले पढ़ा था कि जो मेरा, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो, बहुत पहले पढ़ा था हमने कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन अपॉन क्यू के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां से डब्ल्यू की वैल्यू निकालूं तो क्या V इंटू क्यू के बराबर होगा, हाँ होगा। ठीक है ना, और बहुत पहले पढ़ा था हमने कि जो हमारा करंट है वो Q अपॉन टाइम के बराबर होता है। ठीक है ना, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि Q की वैल्यू क्या होती है, I इंटू टी के बराबर होती है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, ये नहीं, Q की वैल्यू नहीं निकालनी मुझे यहाँ से हमें निकालनी है T की वैल्यू। T की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई आई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 3 2। ठीक है ना, अब 2 3 की वैल्यू 1 में डाल दो। ठीक है, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की जगह पे क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, टी की जगह क्या हो जाएगा, Q बाई आई। ये Q से Q कैंसिल, I ऊपर चला जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। ये है हमारा फॉर्मूला पावर का, किससे, वोल्टेज इंटू करंट से। ठीक है ना, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज इंटू करंट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक चीजें बिल्कुल समझ आई, बिल्कुल समझ आई, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है ना, और ये जो फॉर्मूला है ये क्या है हमारा, करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और यहाँ पे करंट हो गया, और यहाँ से हमने पावर की वैल्यू निकाल दी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर इसका पावर विद रेजिस्टेंस एंड करंट, यानी हमें अभी देखा कि P की वैल्यू क्या होती है, V इंटू आई। ठीक है ना, और ओम्स ने कहा था, ओम्स लॉ ने कहा था, ओम्स लॉ ने कहा था कि जो V होता है वो I और R के मल्टीपल के बराबर होता है। तो V की वैल्यू अगर वहां रखा जाए तो P इज इक्वल टू V की जगह V की वैल्यू यहाँ रख दिया आपने, तो I इंटू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R। ठीक, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज हमने अभी देखा कि P इज इक्वल टू क्या है, V इंटू आई। ठीक है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। हमें यहाँ से रेजिस्टेंस चाहिए और वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज है हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर। तो P की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा V इंटू V बाई आर, तो P की वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहाँ तक कहानी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि 3 तरीके से आपको पता चल गया पावर निकालने के लिए। ठीक है, एक तो पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं आप किससे, वर्क डन अपॉन टाइम। एक पावर निकाल सकते हो किससे, V इंटू आई। एक और पावर निकाल सकते हो किससे, I स्क्वायर इंटू आर। एक और तरीके से पावर निकाला जा सकता है
वी स्क्वायर बाई आर। अब पूछा जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर वोल्टेज करंट दिया है तो ये यूज करोगे, क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये यूज करोगे, क्वेश्चन में वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो ये यूज करोगे, क्वेश्चन में एनर्जी और टाइम दिया हुआ है तो ये यूज करोगे। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन रजिस्टर 2 ओम, यानी कह रहा है 2 ओम वाला कितना पावर कंज्यूम करेगा, 2 ओम वाला कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो निकालने के लिए सीधी सी बात है, आपको पता क्या है आर, ये आर की वैल्यू दी है, यानी आर की वैल्यू कितनी दी है 2 ओम, वी की वैल्यू ऑलरेडी पता है 6 वोल्ट, पावर निकाल लेते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 6, आर की वैल्यू 2, 2 से मल्टीप्लाई बाई 3, ये पावर की वैल्यू क्या हो जाएगा 18 वॉट। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता है, इन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वॉट ऑपरेट एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन बाय इट, यानी क्या दे रखा है कि दे रखा है कि P की वैल्यू कितनी है 1100 वॉट, V की वैल्यू कितनी है 220 वॉट, कह रहा रेजिस्टेंस बता दो और बता दो करंट बता दो, रेजिस्टेंस बता दो करंट बता दो, पहले करंट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, तो यहाँ से हमने करंट निकाल लेते हैं, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई V, P की वैल्यू क्या हो गया 00 220, जीरो कट जाएगा, 11 1 जा 10, मतलब 2 जोर हो जाएगा 2 5, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, डन। अब निकालते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, आर निकालने के लिए V बाई आई, V की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 220 वोल्ट, आई की वैल्यू कितनी है 5, तो यानी आर की वैल्यू हो जाएगी क्या 44 ओम। ठीक है, यानी आई भी निकल गया, वी भी निकल गया, आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो भी फॉर्मूले है ना टोटल फॉर्मूले बेस्ड हैं, टोटल फॉर्मूले बेस्ड, फॉर्मूला पता है फटाफट निकलते जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट ऑफ 880 व्हेन हीटिंग एट इट्स मैक्सिमम रेट, कह रहा है हीटिंग एट मैक्सिमम, तो कह रहा है क्या कि पावर इज इक्वल टू 880 वॉट, ठीक है, एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वॉट। क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। फिर कह रहा है कि हीटिंग एट मिनिमम, तो पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है उस टाइम 330 वॉट, एंड वोल्टेज की वैल्यू हमें पता है 220 वॉट। ठीक है, अगेन यहां से क्या निकालना है, आर निकालना है और आई निकालना है। ठीक है ना, निकल जाएगा, एच डब्ल्यू है आप लोगों के लिए, इसको करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या टू बल्ब ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो बल्ब है, एक 100 वॉट तक 40 वॉट तक कनेक्ट कर देगा, द करंट थ्रू द 100 वॉल बल्ब इज 1 एम्पियर। ठीक है ना, द करंट थ्रू 40 वॉल बल्ब इज, ठीक है ना, यानी कि भैया दो बल्ब है, इन सबको हमने पावर सप्लाई कर दिया। ठीक है, एक पे कह रहा है कि 100 वॉट P इक्वल टू, एक पे कह रहा है P इक्वल टू 40 वॉट। ठीक है, एक 100 वॉट है, क्या है 50 वॉट है, कह रहा है इस पे जो करंट सप्लाईज है ना, द करंट थ्रू 100 वॉट बल्ब, यानी कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या है 1 एम्पियर, द करंट थ्रू 40 वॉट बल्ब इज, 40 वॉट बल्ब पे करंट कितना आएगा, अरे भैया ये प्लस है माइनस है, कैसा कनेक्शन है सीरीज, कैसा कनेक्शन है सीरीज, कैसा कनेक्शन है सीरीज, कैसा कनेक्शन है सीरीज, और सीरीज में कैसे करंट जाते हैं सेम जाते हैं, तो डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
that two LED bulb of 10 watt 5 watt are connected in series, ये भी series में लगाया गया. If current flowing through 5 watt bulb is इतना, the current through 10 watt bulb क्या हो जाएगा? अरे भाई जब सीरीज में है तो करंट भी क्या हो जाएगा? सेम रहेगा ना. सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा ना. पैरेलल होता तो करंट क्या होता? बदल सकता था. ठीक है ना. अब कह रहा है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल यूनिट क्या है? हमने अभी देखा था कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. ठीक है, याद रखना एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. ठीक है, ये क्यों कमर्शियल यूनिट क्यों निकाली गई? क्योंकि जो हम जूल निकालते हैं ना, जो हम जूल निकाल रहे थे, जो हम वाट निकाल रहे थे, वो क्या था ना, वो बड़ी यूनिट के लिए नहीं था, वो छोटे छोटे यूनिट के लिए काम कर रहा था. लेकिन जब हम बड़ी लेवल पे काम करते हैं, किलो वाट्स में काम करते हैं, तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक बताया गया कि एक यूनिट को क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आर. यानी 1 किलोवाट आर है, जिसको हम क्या कहेंगे? 1 यूनिट कहेंगे. 1 किलोवाट आर का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स. 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स यानी क्या होगा? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स. किलोवाट का मतलब क्या हुआ? पावर. आवर्स का मतलब क्या हुआ? टाइम. ठीक है ना. 1 किलोवाट इंटू आवर्स. कह रहा है 1 किलोवाट आवर्स यानी 1 किलोवाट आर की वैल्यू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होती है. ठीक है, यानी कि हमने कैलकुलेट करना है किलोवाट से आर में कन्वर्ट करना, जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये यूज करना पड़ेगा. ठीक है ना. नहीं तो जनरली हम क्या करेंगे कि पावर की वैल्यू किलोवाट में रखेंगे, टाइम की वैल्यू आर में रखेंगे और हम क्या कर देंगे? सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे. कर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकलती है कि जितना नंबर ऑफ यूनिट है, जितना नंबर ऑफ यूनिट है, जितना नंबर ऑफ यूनिट है, यानी जितना किलोवाट है, उसका प्राइस ऑफ यूनिट, यानी एक यूनिट की कितनी प्राइस से क्या कर देंगे? सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे. एक दो क्वेश्चन करते समझ आ जाएगा. चलो यहाँ पे देखते हैं. कह रहा है इलेक्ट्रिक केटल यूज, यानी कि यहाँ पे कह रहा है पावर की वैल्यू कितनी है? 2 किलोवाट आर यूज फॉर 2 आवर्स एंड टाइम की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 आवर्स है. कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स एंड जूल, यानी कि मुझे एनर्जी निकालनी है. ठीक है ना. किसमें निकालनी है? किलोवाट आर में निकालनी है एंड जूल में निकालनी है. तो किलोवाट आर के लिए हमें पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी. पी की वैल्यू कितनी होगी? 2 किलोवाट आर. एट टी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 2 आवर्स. तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4 किलोवाट आर. ठीक है, ये बात तो समझ आ गई होगी. ठीक है, ई की वैल्यू होगी 4 किलोवाट आर. दोनों हमने क्या किया? सीधे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है ना. अब जूल में निकालने के लिए क्या कह देंगे? ई इज इक्वल टू 4 तो था किलोवाट आर के लिए, 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. हम क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. देख सकते हो क्या है कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 हम सीधा मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? एनर्जी. किसमें? जूल में. ठीक, आगे बढ़ते हैं. फॉर अ हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वाट. ठीक है ना. रेटेड 4 किलोवाट यानी किसकी वैल्यू दे रखी है? पी की वैल्यू. तो किसकी वैल्यू दे रखी है? वी की वैल्यू. देखो द फॉलोइंग एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, यानी कि हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है. इफ 1 किलोवाट इज प्राइस्ड, यानी कि 1 किलोवाट आर का प्राइस यानी रेट दिया गया है कितना? 4.50 रुपीस. ठीक है, एनर्जी निकालते हैं. तो एनर्जी के लिए हमें पता है कि पावर होना चाहिए किसमें? किलोवाट में. टाइम होना चाहिए किसमें? आवर्स में. देखते हैं. पावर किलोवाट में है, हाँ पावर किलोवाट में 4. टाइम आवर्स में, हाँ टाइम आवर्स में कितना? टी, यानी कितना हो जाएगा? 8 किलोवाट आवर एनर्जी हो गया. ठीक है, अब हम निकालेंगे प्राइस, निकालेंगे बिल, निकालेंगे. बिल के लिए क्या हो जाएगा? 8 किलोवाट आवर यानी यूनिट इनटू रेट यानी कि 4.50. ठीक है ना. यानी हो जाएगा क्या? 36 रुपीस. ठीक है, डन. आगे बढ़ो. इन हाउस 2 bulb of 50 watt each are used for 6 hours daily. An electric geyser is 1 kilowatt is used for 1 hour daily. Calculate the total energy consumed in a month of 30 days and it cost at the rate of इतना. एकदम सेम है ये. आप क्या लगाएंगे? इसको होमवर्क में लगाएंगे. नहीं लगेगा तुमसे पूछेंगे. आगे बढ़ते हैं. करें इलेक्ट्रिक ओवन is designed to work on the main voltage 220 volt.
This oven is consumed 11 unit of electrical energy in 5 hours. Calculate the power rating of oven, current drawn by oven, resistance of oven when it is real hot. ठीक है ना, चलो ये जोड़ते हैं. क्या वर्क फॉर द मेन वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे V दिया गया है 220 वोल्ट. ठीक है. देन दिस ओवन कंज्यूम्ड 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, 11 यूनिट्स. या हम कह सकते हैं कि एनर्जी कितना जा रहा है, 11 किलोवाट आवर. ठीक है ना. कह रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स, यानी कि टाइम दे रखा है वो कितना है, 5 आवर्स. कह रहा पावर रेटिंग बताना है पहला, यानी P की वैल्यू बतानी है. ठीक है. और हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी. ठीक है. तो यहां से अगर P बताना है तो क्या हो जाएगा, E बाई टी. E की वैल्यू कितनी है, 11 किलोवाट. T की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कुछ हो जाएगा ये कुछ, यानी कि 1.5 नहीं 2.2 आई थिंक, या 2.2 किलोवाट. ठीक है ना, 2.2 किलोवाट उसको रेटिंग मिल जाएगी. क्या दूसरा, करंट ड्रॉन बाय द ओवन, करंट के बारे में बताना है, यानी आई की वैल्यू के बारे में बताना है. ठीक है ना. अब भी पता है, पी पता है, आई निकल जाएगा. P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, अब भी जानते हैं. तो आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P भाई V. P की वैल्यू कितनी है, 2.2 किलोवाट, 220 वाट. आई की वैल्यू निकालने के लिए 2.2 इंटू 1000 करना पड़ेगा वाट के लिए, और हो जाएगा 2.2 इंटू 100. ठीक है. यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा कि I इज इक्वल टू 10 एम्पियर. ठीक है, ये बात भी सही है, समझ आ गई. रेजिस्टेंस ऑफ ओवन व्हेन इट रेड रॉड, यानी आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है इन थर्ड वैल्यू. आपको P पता है, V पता है, I पता है, सब कुछ तो पता है भाई. यहाँ से आपको V पता है, I पता है, R निकाल दो. V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R. तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाई आई. V की वैल्यू कितनी है, 220. I की वैल्यू कितनी है, 10. जो जीरो कट जाएगा, यानी कि P के R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 ओम. सॉर्टेड. आगे बढ़ो. ठीक है, यहाँ तक समझ गया. आई कह रहा है हीटिंग इफेक्ट. भाई ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, एक और टॉपिक आ गया. ठीक है, पावर देख लिया, अब हीटिंग इफेक्ट बात करते हैं. क्या हीटिंग इफेक्ट क्या है, कि व्हेन एवर, जब कभी भी आप करंट को ना किसी कंडक्टर या सेमी कंडक्टर से पास करते हो ना, एक करंट है, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर से आप पास करते हो ना, तो वो मटेरियल क्या होती है, रेड हॉट हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है. ठीक है ना, उसे कहते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट. मतलब कि करंट से जनरली 3 इफेक्ट हम कंसिडर करते हैं, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट. केमिकल इफेक्ट ऑलरेडी हम आयन का कैथोड एनोड में देख चुके हैं. हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, यानी कि अगर करंट फ्लो होगा तो जो डिवाइस होगा वो हीट हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगा. रूम हीटर को देख लो यार, रूम हीटर को देखा होगा ना, जैसे वो चलो खाना बनाने वाले हीटर को देख लो, जैसे कॉइल 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 से लगे होते हैं, करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एकदम रेड कलर का हॉट हो जाता है. रूम हीटर को भी देख लो, कॉइल लगाते हैं, उसके अंदर जो कॉइल लगा होता है वो क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है. उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है, और उस हीट को एज एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं. आप आयरन में यूज कर सकते हो, रूम हीटर में यूज कर सकते हो, किसी और पार्टी में क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो. ठीक है. कह भी रहा है कि वेन एवर वी पास करंट थ्रू एनी कंडक्टर और अलॉय मटेरियल वायर, देन द वायर become very hot and produce heat. Very hot and produce heat. This is called heating effect of current. ठीक है ना. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, वर्क डन अपॉन Q हम ऑलरेडी जानते हैं भाई, V इज इक्वल टू W बाई Q ऑलरेडी जानते हैं. W इज इक्वल टू V इंटू की है, I से Q बाई T, R से V बाई R, यानी कि यहाँ से दो हमने फॉर्मूला निकाला, उसको पुट किया, तो यहाँ से एक चीज निकल के आई कि हीटिंग प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी. यानी यहाँ से समझ रखिएगा कि आई एच की वैल्यू जो है वो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के बराबर है, और इसको हीटिंग इफेक्ट तो कहते हैं. साथ साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट सा नेम है, इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑल्सो.
ठीक है। हीटिंग इफेक्ट तो कहेंगे, साथ में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहेंगे। कैसे निकला एच स्क्वायर आर इंटू टी, आपको पता होना चाहिए कि क्या है कि ठीक है ना, क्या है कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, वही कैपिटल वाला, ठीक है ना। I को वैल्यू ऑलरेडी पता है कि क्या होता है वो Q बाई टी, तो यहाँ से हमने निकाला कि Q इज इक्वल टू क्या है हमारे पास I इंटू टी, क्यों निकल जाएगा। V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास I इंटू आर, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो यहाँ से आई स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू टी से आर इंटू टी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो गया, आगे बढ़ता है। कह रहा है जो हीटिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। देखना, स्क्वायर ऑफ आई, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर करंट की वैल्यू 2 थी, अगर करंट की वैल्यू 2 थी तो हीटिंग की वैल्यू क्या हो गई 4, करंट की वैल्यू 3 थी तो हीटिंग की वैल्यू क्या हो गई 9, करंट की वैल्यू 4 थी तो हीटिंग की वैल्यू क्या हो गई 16। कुछ इस तरीके से चेंजेस होते हैं। ठीक है, कर हाई एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीटिंग, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीटिंग, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीटिंग। और आई डायरेक्टली एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब है जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हीट, यानी जितना टाइम यूज करेंगे किसी डिवाइस को उतना ज्यादा क्या होगा वो हीट करेगा। ठीक है ना, इस तीनों के फिलहाल को हम क्या कहते हैं, क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो हमने सब पढ़ लिया। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, वही चीजें हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है ना, आर की वैल्यू दिया रखा है, करंट 5 ओम यानी आई की वैल्यू दे रखा है, द हीट डेवलप इन द आयरन इन 30 सेकंड यानी टी की वैल्यू दे रखा है। क्या पूछ रहा है, हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, एच की वैल्यू पूछ रहा है। तो एच के निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, आई स्क्वायर होता है, आर होता है और टी होता है। आई की वैल्यू है कितना हमारे पास 5 इंटू 5, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 625 150 000 जूल। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हीटिंग इफेक्ट यूज होता है, कि भैया हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। आप हीटिंग डिवाइसेस देख सकते हो, टोस्टर देख सकते हो, ओवन देख सकते हो, केटल देख सकते हो, लॉन्ड्री देख सकते हो, आयरन देख सकते हो। ठीक है ना, निकल प्लस क्रोमियम यूज होता है, हाई रेजिस्टेंस का यूज होता है। आप यहाँ पे ओवन में काम कर सकते हो, ये आयरन में देख सकते हो, इस सब में यूज हो रहा है। रूम हीटर में देख सकते हो, यहाँ पे कैटल में देख सकते हो। ठीक है ना, तो होने का मतलब क्या है कि किसी भी डिवाइसेस में सेम चीजें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, एक करंट अप्लाई किया, करंट अप्लाई होने से उसमें जो वायर थे वो क्या हो गए, रेड हॉट हो गए, उससे क्या जनरेट हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, और उसी हीट को जो एप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है ना, सेम तरीके से बल्ब का भी काम है, बल्ब में क्या लगा होता है, ये फिलामेंट लगा होता है, यहीं पे फिलामेंट लगा होता है, ये फिलामेंट ही क्या होते हैं, ग्लो करते हैं। ठीक है ना, सप्लाई होने पे जब ये ग्लो करता है तो कुछ इस तरीके से बल्ब दिखने लगता है। इन हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक हीटिंग इज यूज इन अ प्रोड्यूस्ड लाइट as in a electric bulb, the filament must retain as much of the heat generated as is possible so that it's get very hot and emit light. The strong metal with high melting point, with high melting point, यहाँ पे क्या लिखेंगे, melting point क्या है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज्ड टू मेकिंग द बल्ब फिलामेंट। ठीक है ना, ये जल्दी मेल्ट ना हो इस वजह से हम क्या लगाते हैं, उसको हाई मेल्टिंग का मेटल का फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, क्या फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। क्या इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट एंटर इन द हाउस होल्ड। यानी कि क्या है हमारे पास एक फ्यूज है, यहाँ पे जैसे मान के चलो एक सप्लाईज है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमने लगा दिया कि हमारे पास क्या है, एक फ्यूज है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सप्लाई ऐसे हम करते हैं, उसमें सप्लाई कर दिया। आ रही बात समझ में। तो कह रहा है कि जब इस सर्किट के अंदर, जब इस सर्किट के अंदर एक्सेस करंट हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा करंट हो जाएगा, एक्स्ट्रा, जब इस पे एक्स्ट्रा करंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है,
मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर पिघल के सर्किट क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज melts when excess current flow through it, hence prevent household appliances from breakdown कर जाता है। कैसे कर रहे हो आप? ऐसे कर रहे हो कि जैसे अब एक्सेस करंट हो जा रहा है तो लो मेल्टिंग का क्या होता है, वायर होता है, आपस में क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक है ना। कैसे मेटल के बनते होते हैं? अलॉयस के बने हैं, लीड के बने हैं, आयरन के बने हैं, ठीक है ना। फ्यूज क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टिविटी का होना चाहिए एंड लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है ना। रेटिंग 1A 2A 3A का मतलब क्या हुआ कि इतने करंट तक चीजों क्या कर सकता है, विजिस्टेंट करेगा, इसके बाद क्या हो सकता है, वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग शुड बी, इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स हो गया, यानी कि पावर की वैल्यू दे रखा है क्या, 1 किलोवाट। भी केवल दे रखा है कितना, 220 वॉट। मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर टू बी यूज्ड फॉर इट, यानी हमें क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। ऐसे क्या निकालेंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। P की वैल्यू कितना है, 1 किलो वॉट, B की वैल्यू कितनी है, 220 वॉट। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। 1000 कर दो, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब 2 से 11 हो गया, 2 से 50 हो गया, तो 11 4 सा 44, 6 0 11 5 सा 55, है ना। 4.5 एम्पियर के आसपास आएगा, ठीक है ना। 4.5 एम्पियर करंट तक विजिस्टेंट कर सकता है, तो मतलब 5 एम्पियर तक हो जाएगा क्या, उसकी रेटिंग हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ता है। क्या कुछ बेसिक से डेफिनेशंस है। 1 एम्पियर 1 वोल्ट ऑलरेडी जानते हो। 1 एम्पियर क्या है कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है ना। 1 कूलम्ब चार्ज यानी I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो कह रहा है 1 कूलम्ब चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो इसको क्या कहते हैं हम, 1 एम्पियर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहता है, कह रहा है कि व्हेन वन a potential between 2 points said to be when 1 volt if 1 joule of work is done, 1 volt क्या होता है कि if 1 joule of work done, if 1 joule of work done by bringing a 1 positive charge, ठीक है ना, 1 coulomb charge from one point to another point। कह रहा है कि 1 volt किसे कहते हैं, if 1 joule of work done is done by moving a 1 coulomb charge from a particular point to that particular point is called the 1 volt, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 ओम क्या होता है कि 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। यहां से हम कहते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, V बाई I। यानी कह रहा है कि करंट थ्रू 1 एम्पियर फ्लो थ्रू एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वॉट क्या है कि 1 वॉट पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट 1 एम्पियर था, छोटे मोटे डेफिनेशन थे, इसको याद रखना। आई थिंक हमने खत्म कर लिया है टॉपिक को। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक टच किया हम लोगों ने, टच किया उस पर, नॉर्मल क्वेश्चंस प्रॉपर किए हम लोगों ने, क्वेश्चन पूरा टॉपिक कवर किया हम लोगों ने। तो आई थिंक सब कुछ कंप्लीटेड हो गया है। बस आपका काम क्या है, वीडियोस देखना है, नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी डाउट है मार्क कर लेना है। अगर ये वीडियोस आप पेड लेक्चर में देख रहे हैं तो लाइव आऊंगा मैं, लाइव में अपने डाउट्स को मार्क रखना, उस डाउट को वहां पे पूछना, एक एक डाउट को वहां पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेम प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।